हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जेक बोर्ड क्लास 10 का जो मॉडल सेट निकला, मॉडल सेट 2 साइंस का हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी निर्देश दिया गया सबको पता होगा कि जो जितने प्रश्न है, कितना कुल प्रश्न है, 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है बोला गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक, यानी 40 प्रश्न का 40 अंक दिया रहेगा। सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटनी, यानी आपका माइनस मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो पहला प्रश्न से बोला गया, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है। ठीक है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ इजिकल टू R/2। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। जो भी प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर पढ़े उन लोगों को पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, यानी इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 नंबर, इसमें बोला गया समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का भी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर, इसमें बोला गया है वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में जो साइड मिरर जिसको बोलते हैं रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें बोला गया देखिए निम्नों में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। जल का, कांच का, प्लास्टिक, मिट्टी का। तो 5 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का। ठीक है, अगला हम लोग का 6 नंबर, अगला प्रश्न उसमें बोला काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 6 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आगे हम लोग का 7 नंबर बोला गया यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, एफ इजिकल R/2 वाला फॉर्मूला, एफ का मान अगर 12 तो आर बराबर क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूला सब निकाल लिएगा। एफ इजिकल टू मतलब आपका R/2। तो हम लोग का क्या दिया गया है, एफ दिया गया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24। तो 7 का सूत्र क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर में बोला गया है वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे और जो हम लोग का जो लाइट जलता है, हेडलाइट इसको बोलते हैं, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी 8 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर में बोला गया अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी व सीधा, वास्तविक व सीधा, काल्पनिक व उल्टा, या फिर वास्तविक एवं उल्टा। तो आपका 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी एवं सीधा। अगला प्रश्न 10 नंबर में बोला गया है डायप्टर मात्रक है, मतलब डायप्टर किसका मात्रक है, फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का, या फिर विभेदन क्षमता का। तो होगा 10 का सही ऑप्शन नंबर सी, लेंस शक्ति का, यानी लेंस शक्ति का मात्रक कौन था, डायप्टर। अगला प्रश्न 11 नंबर में बोला गया 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 22 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। 11 का सही ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर में बोला गया आँख के रंगीन, ठीक है, आँख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं, आइरिस, पुतली, कर्निया, या फिर परितारिका। और 12 का सही ऑप्शन नंबर ए, आइरिस होता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आइरिस बोलते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर में बोला गया मानव नेत्र कि जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जिस भाग में प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है कर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो आपका 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल। अगला प्रश्न 14 नंबर में बोला गया दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए 2NaCO3 है, यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, इसमें जो क्या बन रहा है ये देखिए टूट रहा है, आप लोगों को देखिए ना, Na2CO3 प्लस H2O प्लस यानी कोई एक तत्व क्या हो रहा है, खंड होके क्या होगा, एक दो से अधिक तत्व का निर्माण कर रहा है ना, 2 से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, यानी क्या यहाँ पर हम लोग का वियोजन हो रहा है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 14 का 20 है तो जाएगा क्या, वियोजन। अगला प्रश्न 15 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, संतुलित समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, जो भी किताब पढ़े इसमें कौन सा समीकरण संतुलित है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ZnCuSO4, ठीक है, उधर भी देखिए ZnA इधर भी ZnA है, सी उधर भी देखिए एक गो इधर भी सी के, SO4, एस का एस और ओ देखिए दोनों में 4 यानी संतुलित समीकरण कौन बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर में बोला गया दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। PbO प्लस CU में PB प्लस CU, यानी किसका उपचयन ऑप्शन है, PbO या CU, या फिर CU या फिर PbO, या फिर PB और CU का। तो इसका सही हो जाएगा 16 का आपका हो जाएगा बी नंबर, PbO और CU का उपचयन और अपचयन हो रहा है। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, उसमें बोला गया है
17 नंबर, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? उपचयन, अपचयन, विस्थापन या फिर ये आपका विस्थापन 2 बार दिया गया, द्विविस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो उपचयन या अपचयन या फिर विस्थापन या द्विविस्थापन बोल सकते हैं। ठीक है, तो 17 का 77 जगह हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए उपचयन से होता है। ठीक है, विकृत गंधिता कैसे होता है? उपचयन से। अगला प्रश्न नंबर 18 नंबर से बोला गया है, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी उष्मा निर्माण होगी, यानी उष्मा शोषी होगी, उष्मा छेपी होगा। उष्मा शोषी मतलब उष्मा लेना है, उष्मा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? उष्मा छेपी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको उष्मा छेपी 3 को दिया गया है। उष्मा छेपी संयोजन, उष्मा छेपी दोनों में देखिए संयोजन ही है, और अगर उष्मा छेपी वियोजन, तो आपका 18 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए उष्मा छेपी संयोजन। और सी में भी देखिए सेम दिया गया, उष्मा छेपी संयोजन करके ही दिया गया है। ठीक है, एक उष्मा शोषित होना चाहिए था वियोजन, तो कोई बात नहीं, जो इसका सही उत्तर हम लोग का उष्मा छेपी संयोजन। अगला प्रश्न हम लोग 19 नंबर से बोला गया, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन? देखिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी एफ कम डालें, कॉपर CuSO4 में डालेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट में तो क्या Fe उसका जगह ले लेते हैं, यानी क्या करें? विस्थापन कर रहे हैं। तो 19 का सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर में बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलफोथेलिन और लिटमस और मिथाइल रेड। तो आपका 20 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिटमस पत्र नाम सुने होंगे आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर में बोला गया, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? HCl, HNO3, CH3COH या फिर 6H12O6। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्या होना जाएगा? ग्लूकोज का सही उत्तर 6H12O6। ये डालने से क्या हो जाएगा? उसका रंग लाल नहीं हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र लाल नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर में बोला गया, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? ठीक है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? NaCl, NaCO3, CuSO4 प्लस H2O। अब देखिए हम लोगों का जो 22 नंबर का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देखिए पता चले H2O यानी जल मौजूद है बोला गया है, यानी कौन वाला सही हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर सी CuSO4, फिर वहाँ पे हम लोगों का 5H2O। ठीक है, अगला हम लोगों का 23 नंबर अगला प्रश्न में बोला गया, अग्निशामक होता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? NaCO3, Na2CO3, NaCl या फिर NH4Cl। तो आपका 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। अगला प्रश्न 24 नंबर में बोला गया, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, उनमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं या फिर उदासीन हो जाता है। तो आपका 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए क्या होता है? वह प्रदर्शित नहीं करता अम्लीय गुण। और H- होता तो क्या क्षारकीय गुण होता है, उसमें क्या H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है। अगला प्रश्न हम लोग 25 नंबर में बोला गया है, पदार्थ ABCD के pH मान क्रमशः, देखिए ABCD इसका pH मान देखिए 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? अम्ल जानते हैं क्या? H से, देखिए हम लोग pH मान कितना 7 से, क्या 7 से हम लोग जो मापने का होता है, जो pH स्केल जो होता है हम लोग का, उसमें दिया जाता है कि 25 नंबर का देखिए हम लोग का जो आंसर उसको किस तरह से आप देखिएगा, उसको बता रहे हैं हम लोग का। उसमें देखिए किसका मान अम्ल है बोला गया। ठीक है, तो अम्ल मतलब क्या होता है पता है? pH से नीचे जितना आएगा, यानी pH जो मान 7 से नीचे आएगा सब क्या जाएगा? अम्ल होगा, उससे ऊपर से क्षारकीय होगा। तो कौन वाला अम्लीय होगा? 7 से नीचे कौन वाला है? 2, यानी 2 कौन वाला है? हम लोग का क्रमशः में ए, यानी ऑप्शन ए इसके क्या जगह सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो वाला अम्लीय है। 7 से अधिक होता है तो क्षारकीय, और 7 से कम इसलिए क्या जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो 7 से कम कौन है? सिर्फ 2 है, यानी 2 क्रमशः में कौन वाला है? ए, और इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर में बोला कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और इसमें एक द्विविस्थापन। इसमें देखो सूर्य का प्रकाश में हो रहा है ना, और हम लोग ने पढ़ा था वियोजन में 3 प्रकार का वियोजन भी था, वियोजन में 3 प्रकार का होता है। ठीक है,
जैसे एक बार सूर्य का प्रकाश से विद्युत वाला और एक उष्मा वाला, तो इसमें देखिए हम लोग का क्या लग रहा है, सूर्य का प्रकाश लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे वियोजन होगा। इसमें 26 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी कौन बोला है, वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर, इसमें बोला गया शरीर के उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, संवहन। देखिए जो अपशिष्ट है वो कौन निकालता है, उत्सर्जन करके निकालते हैं, यानी 27 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। अगला प्रश्न 28 नंबर, उसमें बोला गया प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट या फिर क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है, देखिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर क्लोरोप्लास्ट। आपका 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर में बोला गया अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, ठीक है, क्या बोला गया अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषण, फिर क्या है मृतजीवी पोषण या फिर परजीवी पोषण या फिर प्राणी संभोजी पोषण। तब का 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, कौन वाला हो जाएगा, प्राणी संभोजी पोषण। 29 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर में बोला गया है लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। अगर 30 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, टाइलिन। जो हम लोग का लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है हम जो रोटी वगैरह खाते हैं तो बिना चीनी के भी खाएंगे तो बाद में धीरे धीरे क्या मिठास लगने लगता है टाइलिन के साथ, तो क्या हो जाता है कार्बोहाइड्रेट अभिक्रिया करके क्या बनाता है हम लोग को ग्लूकोज बनाता है। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, फेफड़ा में, वायुकुपिका, माइटोकॉन्ड्रिया में। तब का इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न हम लोग पौधों में जल तथा खनिज लवण का संबंध कैसे होता है। देखिए जल होता है जो वहाँ पे जो वहाँ क्या बोलेंगे हम लोग एनर्जी जो होता है, जो उसका जो खाना बनाता है पेड़ पौधा, जो वहाँ पे वो जो अपना क्या बनाता है स्टार्च बनाता है, तो उसको जो पेड़ के सभी अलग अलग भागों में पहुँचाने काम करता है। तो जो हम लोग का क्या बोलते हैं खनिज जो जल को जो ले जाता है, यानी देखिए खनिज और लवण, ठीक है, जल से कौन मैच कर रहा है, जाइलम, ठीक है, जल से जाइलम, इसीलिए क्या जल तथा खनिज लवण का संबंध कौन करता है, जाइलम करता है। और बाकी जो पत्ता में जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उसका भोजन तैयार होता है, उसको भोजन को पूरा भाग में कौन बेचता है, फलों में बेचता है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, यानी जल जाइलम मैच कर रहा है, उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत को डाउट होते हैं वाले प्रश्न से। अगला प्रश्न हम लोग 33 नंबर में बोला गया किस समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, पोषण, शोषण, जनन, नियंत्रण। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रम आवश्यक है, यानी कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है, यानी पोषण बोलेंगे, शोषण, जनन या नियंत्रण। तब का 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, जनन। कोई भी चीज़ के अगर हम लोग का अस्तित्व बनाए रखना चाहिए जनन जरूरी है, अगर जनन नहीं होगा तो क्या अगला पीढ़ी नहीं बन पाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 34 नंबर में बोला गया दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या फिर पुनरुद्भवन। तो देखिए आपका 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुद्भवन। देखिए कोई एक चीज़ है, ठीक है, वो जो टूट गया 3 भाग में, फिर देखिए तीनों फिर अलग अलग 3 में, फिर लोगों से बड़ा बन गया, वो वाला फिर एक 3 भाग में खंड होगा, यानी क्या पुनरुद्भवन। ठीक है, अगला है हम लोगों का 35 नंबर प्रश्न में बोला गया है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, निषेचन, परागण, अंकुरन, संलयन। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परागण। ठीक है, ये क्या बोलेगा, परागण का बोला गया तो परागण ही होगा, निषेचन तो मनुष्य में होता है या फिर अन्य जीव में होता है, अंकुरन तो किसी बीज का बोना, अंकुरन मतलब संलयन यानी मिलना, तो उसमें नहीं परागण हो रहा। क्या रहा, परागण का एक पुष्प दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 36 में लगा भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग में पोषण मिलता है, प्लेसेंटा, डिम्बाहिनी, ग्रीवा, अंडाशय। तो 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से, प्लेसेंटा में होता है। ठीक है, प्लेसेंटा में उसको क्या पोषण मिलता है भ्रूण को। ये वाला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी इसे पूछा जाता है, इसलिए सारा बायोलॉजी का ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग 37 नंबर में बोला गया है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, कि उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, वह तेजी से जलता है, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, वह महंगा हो। तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन वाला,
प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, कम से कम वजन हो, द्रव्यमान कम हो सकता उसका महंगाई भी कम हो, लेकिन कार्य उसका अधिक होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम? उत्तम ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 38 नंबर, उसमें बोला गया पवन ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब को याद कर लीजिएगा। और जो भी आपका जो इस बार जो मॉडल सेट निकला 40 क्वेश्चन जो दिया गया सब देखिए आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ आप लोग 10th क्लास वाले लोग ही पढ़े, उनके जो 11-12 है वो लोग भी पढ़ सकते हैं। लोगों को जीके टाइप का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, सब आप लोगों के लिए बहुत ही काम आएगा। तो 38 नंबर प्रश्न बोला गया पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन का देखो पवन ऊर्जा चाहिए तो उसकी गति चाहिए ना, तो कम से कम कितनी गति होनी चाहिए। तो आपका 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर पर आवर, यानी हवा की स्पीड कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। उससे अधिक हो तो चलेगा, लेकिन उससे कम होगा तो काम नहीं चल सकता। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 29 में बोला गया निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत, यानी समाप्य संसाधन जो समाप्त होने वाला है? सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए आपका 39 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोयला। बाकी सब सौर ऊर्जा क्या कभी खत्म होगा? सूरज नहीं खत्म होगा, नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म नहीं होगा, ज्वारीय ऊर्जा भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला क्या हो सकता है? खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए का समाप्य भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? समाप्य भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नवनिर्माण। सब हम के हिसाब से भी इसको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पुनर्निर्माण नहीं होता है इसका, और इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाप्य ऊर्जा कोयला हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न हम लोग 40 नंबर बोला गया पराग कोष में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। परागकोश में क्या होता है? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। तो देखिए आपका परागकोश में क्या होगा? परागकण ही नहीं होगा, तो आपका 40 का सही हो जाएगा परागकण। देखिए तो यहाँ पर जो भी हम लोग सेट 2 का पढ़े हैं कुछ देखिए हम लोग बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस सब को आप याद कर लीजिएगा, एकदम रख लीजिएगा, ये सब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, आप लोगों का एग्जाम होगा कि कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों का एग्जाम होगा, आज ना हो कल ना हो, आपका 7 तारीख 9 तारीख को ना हो, लेकिन आपका एग्जाम जरूर होगा। इसीलिए अपना अच्छा से तैयारी कीजिए। और देखिए सोशल साइंस, संस्कृत का और हिंदी के साथ पूरा सेट दे चुके हैं, अभी इंग्लिश का बाकी है और साइंस का भी कुछ बाकी है, मैथ का, इसे भी हम धीरे धीरे देने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।